चलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हमें पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे मैं आज़ाद भारत से पहले की जो बातें थी। तो उसमें उस टाइम क्या था कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि सर्वप्रथम में पंचायती राज ये सिस्टम था, इसको लागू करने की कोशिश की थी। तो इसमें क्या था कि स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्थाएं थी उन्हें लागू करने के लिए स्थानीय स्वशासन का जनक भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सन 1919 की बात है। उस टाइम में एक अधिनियम पारित करके और इसे स्थानांतरित करके कुछ विषयों को क्या है दिया गया था ग्राम पंचायतों को, कि ताकि वो भी अपना कुछ शासन के प्रति या फिर मतलब जो आम जनता थी उनके लिए कुछ नियम कानून है या फिर एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र की जो बातें थी वो ऐड करने की बात करी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो अनुच्छेद अपने सिस्टम में बनाए थे उसके साथ साथ कुछ कमेटियां भी बनी थी। वो बात लॉर्ड रिपन जो स्थानीय स्वशासन के जनक थे उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी। उसके बाद में कुछ समितियां बनी, जैसे आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और थुंगुन समिति, ये समितियां बनी थी। इनके हिसाब से इन बातों को थोड़ा थोड़ा क्या किया गया था, ऐड किया गया। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 के टाइम। तो उन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत के लिए संविधान में एक दर्जा देना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या इनके कानून व्यवस्थाएं जो बनाई गई थी वो उनको लागू करनी है। फिर अशोक मेहता 1900 लगभग 20 साल बाद में अशोक मेहता ने कुछ कमियां रह गई थी उसमें, उनको सुधारने के लिए क्या किया था, अशोक मेहता ने सिफारिश की थी इसके लिए भी कुछ प्रावधान है अलग से दिए जाए। इसमें 3 स्तर की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बलवंत राय मेहता ने बताया था कि इसके 3 स्तर होने चाहिए। पहले आपका जो ग्राम सभा होगी वो होगी, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद था। तो इन्होंने कहा था कि इसमें अशोक जी ने कहा था कि इसके हम अंदर इस समिति ने सिफारिश ये की थी कि इसके अंदर 2 प्रावधान करके ही हम इसे क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में जीवी राव समिति बनी थी 1985 में। उन्होंने कुछ अहम मुद्दे रखे थे ताकि जैसे आरक्षण वगैरह के। उसके बाद में एल.वी. सिंधी इसमें कुछ प्रावधान रखे थे कि इसका लेखा जोखा हिसाब किताब रखने के लिए कुछ बातें रखी थी। फिर थुंगन समिति 1988 में ये बातें रखी थी। बाद में तब तक के लिए जब भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त कर ली थी, उसके बाद में क्या था कि ये सपना था महात्मा गांधी जी का कि हमें क्या करना है कि पंचायती राज सिस्टम को लागू करना है ताकि आम आदमी तक निचले स्तर पर हमें सरकार की जो प्रशासनिक अधिकारी लगा के और इसको विस्तार किया जा सके। तो अनुच्छेद 40 में ये बात बोली गई थी कि इस संविधान के अंतर्गत क्या करें, ग्राम सभा का चर्चा की गई है। संविधान संशोधन 1973 यानी 1992वां संविधान संशोधन जो 93 में लागू हुआ था उसमें इसे पंचायती राज सिस्टम का क्या चर्चा की गई है। अनुसूची की बात करें हम तो अनुसूची 11 में इसकी चर्चा की गई है, जो कि कितने विषय हैं, 29 विषय दिए गए हैं। और संवैधानिक प्रावधान के भाग संख्या की बात करें तो भाग संख्या 9 में ये बातें दी गई है। अब देखते हैं हम पूरे विस्तार पूर्वक कि भी इसको किस तरह से लागू किया गया है। तो हम बात करें पंचायती राज की, तो ये 243 से लेके 243 ओ तक इसके एक एक भागों को क्या किया गया है, विस्तृत रूप से बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 243 में क्या बात बोली गई है। तो 243 अनुच्छेद 243 में ये बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं की परिभाषा क्या रहेगी, बीच में किस प्रकार का हम लेवल क्या बना रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो बताई गई है। उसके बाद में 243 ए में क्या बताया गया है, ग्राम सभा बताया गया है। इस ग्राम सभा का क्या क्या सदस्य रहेंगे, इसके कितने सदस्य होना चाहिए, क्या मतदाता सूची बननी चाहिए, कितने सदस्य होंगे इसकी, वो सारी चीजें इसमें चर्चा की गई है। फिर 243 बी में बताया गया कि पंचायती राज का गठन, इसका गठन किस प्रकार से करना है, वो चीजें पूरी इसमें बताई गई है 243 बी में। उसके बाद में 243 में इसकी संरचना पे चर्चा की गई है। इसकी संरचना क्या रहेगी, जैसे वार्ड पंच हो गया, उसके बाद में सरपंच हो गया, ये इसके सदस्य रहेंगे और सरपंच का चुनाव एक प्रत्यक्ष विधि से द्वारा हो रहा है, तो वो इसमें गठन किया गया है। उसके बाद में 243 डी की बात करें तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण की बात की है, भी कुछ महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। जैसे 1/3 की बात आई थी पहले, उसके बाद में फिर इसमें संशोधन करके जैसे पंजाब है, अन्य कई प्रकार, राजस्थान है, कई स्टेट ऐसे थे जिनमें महिलाओं को लगभग 50% आरक्षण दिया गया है और वो प्रावधान लगभग चल ही रहा है। साथ में SC/ST का भी इसमें आरक्षण की बात की गई थी। उसके बाद में देखें 243 ई में क्या है, पंचायती राज का कार्यकाल बताया गया। पंचायती राज का कार्यकाल वैसे हमें सबको पता है कि सरपंच और वार्ड पंचों का जो कार्यकाल है वो कितना साल का होता है,
5 साल का होता है, तो वो 5 साल का प्रावधान यहीं से लिया गया है और इसको आगे किसी भी शर्त पर नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अब आप ये सब दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब जो कार्यक्रम जो चल रहा है, फिलहाल आप देख रहे हो राजस्थान में सरपंचों का कार्यकाल है उसे 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है या बढ़ा दिया गया है। तो वो किस प्रकार है, उसमें ये है प्रशासक का मतलब होता है अंडर गवर्नमेंट के अंदर में सारी सरकार आ गई, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, जो वीडियो बोलते हो आपसे ग्राम विकास अधिकारी, वो क्या है इसमें प्रशासक बनाएंगे, उसके आधार पे सारे कार्य होंगे। तो अब की बार ये सिस्टम इसमें ये किया गया। उसके बाद में बात करें हम 243F की, तो 243F में प्रतिनिधियों की योग्यता की बात की गई कि वार्ड पंच कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, सरपंच कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसकी बात करें तो ये जिस टाइम पे ये प्रावधान दिया गया था उस टाइम कहीं पे ये चर्चा नहीं थी कि इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हो तो सरपंच का चुनाव आप लड़ सकते हो। इसमें 1-2 योग्यता रखी गई थी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी एज 21 साल से अब होनी चाहिए, ये बात की गई थी। पर 2014 की बात करूं मैं, 2014 के टाइम वसुंधरा जी सिंधिया जी ने इस प्रावधान को हटाने के लिए थोड़ा सा क्या इसमें चेंजेस करने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या किया था कि जो सरपंच की न्यूनतम योग्यता थी उसे 8वीं पास किया था। जैसे ही आगे सरकार बनी 2018 में, तो क्या हुआ, अशोक जी गहलोत ने क्या किया, इस प्रावधान को सिरे से खारिज कर दिया गया और वापिस वही सिस्टम लागू कर दिया कि आपकी यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हो तो भी आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। उसके बाद में बात करें 243 में, 243 से जी में जो चर्चा की गई है उसमें पंचायत समिति की शक्तियां की चर्चा की गई। इसकी पंचायत समिति के पास क्या क्या पावर हो सकती है, क्या क्या सिस्टम लागू करेगा। उसके बाद में हम बात करें 243H की, तो 243H की बात करूं मैं तो इसमें बताया गया पंचायत समिति के लिए वित्त स्रोत। अब समस्या ये बन के खड़ी होगी थी कि वित्त में यहाँ से पैसे कहां से लेके आए या वित्त के स्रोत क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया था, जैसे कोई इनके ग्राम पंचायत की जमीन पड़ी बाकी हो या गोचर भूमि बाकी हो, जहां से क्या कर सकते हैं टैक्स वगैरह वसूल करके और पंचायत का जो कमियां है उनको पूरी कर सके। उसके बाद में क्या किया था उन्होंने, 243I में बताया गया है कि पंचायत राज वित्त आयोग होगा एक, इनके लिए क्या बनाया गया, एक आयोग बनाया गया ताकि वो इनको प्रॉपर पैसे की जैसे डिमांड हो या कोई कार्य अपने लागू करवाना है या पंचायत समिति में पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसको पूर्ति कैसे करनी है। तो उसके लिए क्या किया, 243I का गठन किया गया। तो उसके बाद में 243J में क्या बताया गया है, 243J में बताया गया पंचायत समिति के वित्त का अंकेक्षण बताया गया है। ऐसे मतलब क्या है कि इसका लेखा जोखा करने वाला, यानी इसका जो हिसाब किताब है वो कौन देखेगा। मान के चलो ऊपर से जब इस सबको पता है कि 5 साल के कार्यकाल में लगभग 5 करोड़ रुपए एक गांव को मिल रहे हैं, तो वो कितने मिलेंगे, कहाँ लगे हैं, लीगल लगे हैं, इनलीगल लगे हैं, कहीं कोई घोटालाबाजी तो नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया, उन चीज का हिसाब किताब कौन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। उसके बाद में राज्य चुनाव आयोग 243K में बताया गया कि राज्य चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया ताकि क्या करे, उसकी पूरी कार्य प्रणाली को वो समझ के और प्रदेश के लिए लागू कर सके। उसके बाद में 243L की बात करूं मैं तो 243L में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू हो। संघ है वो राज्य क्षेत्र में भी क्या करना है, पूरे एरिया में भी क्या करना है, हमें लागू करना है। उसके बाद में बात करें 243M की, 243M की बात करें तो आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है उनके लिए भी क्या है प्रावधान किया गया, जैसे वो घुमतू खेती करते हैं, अन्य प्रकार की खेतियां करती हैं, तो उस प्रकार उनके लिए ये नियम है। इनके लिए कुछ अन्य प्रकार के प्रावधान थे वो इसमें ऐड किए गए। उसके बाद में बात करूं 243N की, तो 243N में बताया गया है कि 1993 से पहले जो विधि बनाई गई थी वही रहेगी। जैसे मान के चलो कि 1993 से पहले जो कानून लागू किए गए थे वो कानून क्या रहने इसमें उनके बात की गई है। उसके बाद में बात करूं मैं 243O की, तो पंचायती राज संबंधित कानूनों की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है कि भी पंचायती राज के संबंधित कानूनों को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते, यानी कोर्ट में इसको आप नहीं ले जा सकते। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो मान के चलो कोई गंभीर मुद्दा हो गया जैसे पंचायत स्तर के ऊपर, जैसे मान के चलो उस टाइम की बात करें हमें प्रतिनिधियों की नियुक्ति वाली, तो वसुंधरा जी ने क्या किया था, उन्हें वो लागू कर दिया 8वीं पास वाला, और गहलोत जी है उसने सिरे से खारिज करके वापस वही लागू कर दिया। इस तरह की कानून को क्या की नहीं जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी के साथ हम बात करें पंचायती राज दिवस की, तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था इसे लागू करने में या यहाँ तक नोट करने में हमें क्या लगा, पूरा का पूरा जो टाइम लगा था उसको नोट करके हमने क्या किया, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में बनाते हैं। इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था और भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया था 2 अक्टूबर 1900
92 को 59 2 अक्टूबर 1959 की बात करूंगा, सॉरी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के एक गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। वहां से क्या कर दिया गया, इस दिवस को आज तक हम मना के आ रहे हैं और इसमें टाइम टू टाइम जो क्यूरीज थी उनको संशोधन के हिसाब से चलाया जा रहा है। जिसे वो पहला संशोधन हमने देखा था 1992 वाला, वहां से लेके आज तक पूरी सिस्टम को याद कर दिया है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आपके पूरी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी ले लेनी है, या वो अब कोई डाउट रह गया उसे क्लियर कर लेना है। अगली वीडियो में हम जैसे इसके आगे की जो बात रहती है, जैसे उसके बाद में अगला जो अपना पॉइंट आता है उसकी बात करेंगे, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे पूरी की पूरी, हम यहाँ क्या करेंगे, पॉलिटी को क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।